वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 28 मई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल मेकेदातु प्रोजेक्ट के ऊपर जो अभी वर्तमान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में है। इस मेकेदातु प्रोजेक्ट के ऊपर कर्नाटका और तमिलनाडु एक बार फिर से आमने सामने हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट कावेरी नदी के ऊपर है। कावेरी नदी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर विवाद हुआ करता है, लेकिन वर्तमान में ये जो विवाद है ये क्या है और ये मुद्दा अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, इन सभी बातों को समझेंगे। अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो सदर्न जोन में है, उन्होंने एक ज्वाइंट कमेटी को अपॉइंट किया है। क्या उद्देश्य होगा इस कमेटी का? जो आरोप लगाए गए हैं तमिलनाडु की सरकार के द्वारा कि कर्नाटका अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहा है मेकेदातु में एक रिजर्वॉयर का, जिससे कावेरी नदी का पानी जो तमिलनाडु में आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी इस कमेटी के द्वारा। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप देखिए ये कावेरी नदी कैसे फ्लो करती है। कर्नाटका से शुरू होकर ये तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल तमिलनाडु के बॉर्डर के पास पर यह मेकेदातु रीजन है या लोकेशन है जहां पर इस डैम को बनाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे के बैकग्राउंड को हमें समझना होगा, तभी हम वर्तमान के इशू को समझ पाएंगे। बैकग्राउंड में आप ये समझिए कि 2017 में कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर द फर्स्ट टाइम मेकेदातु प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया। इसके बाद इन्होंने प्रयास किया कि सेंट्रल लेवल पे जो भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है वो इन्हें मिल जाए। तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने के लिए अनुमति दे दी कि आप एक डिटेल प्रोजेक्ट तैयार करके हमें सौंपिए, देन वी विल सी कि वो कितना सही है। लेकिन इन्हें अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अप्रूवल नहीं मिला है मेकेदातु प्रोजेक्ट के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अप्रूवल रिक्वायर्ड क्यों है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट तैयार होगा और इसमें एक बड़ा सा रिजर्वायर बनेगा तो वो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 63% एरिया सबमर्ज कर देगा, डुबो देगा। तो डेफिनेटली यहां पर इस मंत्रालय की अनुमति तो रिक्वायर्ड होगी। तमिलनाडु ने इस पर सख्ती से आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका गलत तरीके से कावेरी नदी के पानी को रोक रहा है, जो कि तमिलनाडु में उसके बाद नहीं आ पाएगा। जबकि कर्नाटका का यह कहना है कि वो बरसात में जो एक्स्ट्रा पानी कावेरी नदी में आता है और समंदर में चला जाता है उसे रोकेंगे। इससे जो तमिलनाडु को वाटर की सप्लाई होती है वो प्रभावित नहीं होगी। फर्दर वो और नाइस जेस्चर दिखाने की कोशिश करते हुए ये भी कहते हैं कि अगर हमारे पास रिजर्वायर में पानी होगा और ड्रिंकिंग वाटर की कहीं कोई स्कार्सिटी तमिलनाडु में होगी तो हम उन्हें भी वाटर की सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इससे कर्नाटका अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है और तमिलनाडु इस पर सहमत नहीं है। जून 2020 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक मीटिंग की जिसमें तमिलनाडु ने फिर से अपने स्टैंड को दोहराते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध किया। तमिलनाडु का जो विरोध है वो एक्चुअली में किन मुद्दों पर है? वो कहते हैं कि कर्नाटका के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि दो राज्यों के बीच में बहने वाली नदी के ऊपर वो कोई डैम बनाए जिसमें लोअर रिपेरियन स्टेट की सहमति ना हो। नीचे कौन है? तमिलनाडु है ना। कर्नाटका ऊपर है तो नदी वहां से बहकर तमिलनाडु में आती है। तमिलनाडु का यह भी कहना है कि कर्नाटका का यह स्टेप कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के फाइनल ऑर्डर के भी खिलाफ है। फर्दर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी राज्य के पास किसी भी नदी का पूरा अधिकार नहीं होता जहां पर वो किसी अन्य राज्य के अधिकारों को छीन रहे हों, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पेसिफाई किया था कि वर्तमान में कावेरी बेसिन जो है वहां पर जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो इतनी पर्याप्त हैं कि कर्नाटका की पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। फर्दर एक नए रिजर्वायर को बनाना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कह तो रहे हैं अभी कि रिजर्वायर बना के हम केवल ड्रिंकिंग वाटर की नीड को पूरा करेंगे बेंगलुरु और आसपास के रीजन में, लेकिन हम जानते हैं कि बाद में ये इस पानी का इस्तेमाल इरिगेशन पर्पज से भी करेंगे और हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा। ये पूरा मामला अभी चल रहा है। कर्नाटका और तमिलनाडु एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में एक
ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया है, जिस वजह से ये मुद्दा अगेन न्यूज में है। मेकेदातु प्रोजेक्ट एक बैलेंसिंग रिजर्वायर होगा, एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाई कर्नाटका। ये कावेरी और अर्कावती रिवर के कन्फ्लुएंस पे बनाया जा रहा है। अर्कावती कावेरी की ही एक ट्रिब्यूटरी है और कर्नाटका की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर रही है। पर्पस तो बिल्कुल क्लियर है, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। बेंगलुरु और रामनगर डिस्ट्रिक्ट में 400 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे स्टैब्लिश करने का प्लान है। इशू वही है कि तमिलनाडु का ये कहना है कि हमसे तो नहीं पूछा गया और इतने बड़े रिजर्वायर का प्लान तैयार कर लिया गया और वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेकेदातु प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में है, जो अब फॉरेन कंट्रीज में खोले जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि वो दूसरे देशों में भी वन स्टॉप सेंटर्स को ओपन करेंगे, जहां पर असिस्टेंस दिया जाएगा इंडियन, वो जो भारतीय महिलाएं वहां पर हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को फेस कर चुकी हैं और सर्वाइवर हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको समझना होगा कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम है क्या। वन स्टॉप सेंटर स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उद्देश्य क्या था, यही इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य यह है कि ऐसी महिलाएं जो वायलेंस से अफेक्टेड हैं, चाहे प्राइवेट स्फीयर में या फिर पब्लिक स्पेस में, किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन को उन्होंने फेस किया है, तो उन्हें जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो इन वन स्टॉप सेंटर्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो मेडिकल सपोर्ट हो सकता है, लीगल सपोर्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है, लाइक काउंसलिंग, वो भी रिक्वायर्ड होती है। फर्दर ये वन स्टॉप सेंटर्स जो हैं वो उनकी मदद भी करेंगे कि वो इस प्रकार के वायलेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। टारगेट ग्रुप क्या है, वैसे तो ये सभी प्रकार की महिलाओं को कवर करता है, जिसमें 18 साल से कम उम्र की जो महिलाएं हैं वो भी कवर हो जाएंगी। जो भी वायलेंस उनके खिलाफ हो रहा है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मैरिटल स्टेटस, इन सभी को दरकिनार करके सभी महिलाओं को इसमें सपोर्ट दिया जाएगा। देखिए, वन स्टॉप सेंटर्स स्कीम जो है वो जो एक अम्ब्रेला स्कीम है, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को भी इंक्लूड करती है, उसी की एक सब स्कीम है। अब यहां पर मामला देखिए, इंडिया में 2015 के बाद से ही हर स्टेट और यूटी में वन स्टॉप सेंटर्स खोले जा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि ऐसा कुछ हम फॉरेन कंट्रीज में भी करेंगे। वहां पर जो ओवरसीज वुमेन हैं, जो वायलेंस की विक्टिम हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। उन्हें अगर कोई भी इमीडिएट हेल्प चाहिए या नॉन इमीडिएट सपोर्ट चाहिए, लीगल एड, मेडिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, वो उसके लिए वन स्टॉप सेंटर्स को दूसरे देशों में भी अप्रोच कर पाएंगी। 10 कंट्रीज हैं जहां पर इन वन स्टॉप सेंटर्स को अभी खोला जा रहा है। 2 बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, जेदा, सऊदी अरेबिया में रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर। मिनिस्ट्री वही है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से सपोर्ट कर रही है। हालांकि चूंकि दूसरे देशों में ओपन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वही से ऑपरेट करेगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट वन स्टॉप सेंटर्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी डिसाइड किया है कि वो एक नेशनल मिशन लॉन्च करेंगे, जहां पर कोशिश ये की जाएगी कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है, जहां पर बिजली बनाई जाती है, कोल का इस्तेमाल मेजरली किया जाता है, वहां पर हम बायोमास का इस्तेमाल करें। बायोमास का मतलब क्या होता है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अभी जीवित है या पहले जीवित थी, उसमें प्लांट और एनिमल दोनों ही आ जाते हैं। अगर हम उनका इस्तेमाल एनर्जी जनरेशन के लिए कर रहे हैं तो वो बायोमास है। जैसे लकड़ी या फिर जो क्रॉप रेसिड्यू होते हैं, ये सब बायोमास का हिस्सा होते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम पावर प्लांट्स में कैसे कर सकते हैं, इसी उद्देश्य से ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। मिशन ये है कि अगर हम बायोमास का इस्तेमाल थर्मल पावर प्रोजेक्ट में करेंगे या प्लांट्स में करेंगे तो जो फार्म स्टबल बर्निंग है वो कम होगी, क्योंकि फिर किसानों से वो स्टबल खरीद कर हम इन पावर प्लांट्स में इस्तेमाल कर लेंगे। इससे ये जो पावर प्लांट्स हैं इनका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लांट की वजह से या किसी भी इंडिविजुअल की वजह से आप कितना ज्यादा और कहां कहां कार्बन डाइऑक्साइड या जो और ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन कर रहे हैं। जितना ज्यादा एमिशन होगा उतना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट होगा। तो इनका फुटप्रिंट कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो कोल है उसके साथ साथ अभी वर्तमान में 5% तक बायोमास इस्तेमाल किया जाता है।
इसे मैक्सिमम लेवल तक हम बढ़ाएं, 10, 15, 20%, जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं, और कोल के साथ इसका भी इस्तेमाल करें थर्मल पावर प्लांट्स में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज हैं बॉयलर्स के डिजाइन में, उनको बेहतर किया जाए ताकि हम ज्यादा मात्रा में सिलिका, एल्केलिस या बायोमास पैलेट्स का इस्तेमाल करें। सिलिका और एल्केलिस बायोमास से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर ये भी ऑब्जेक्टिव होगा इस मिशन का कि जो सप्लाई चेन है बायोमास को इन पावर प्लांट्स तक पहुंचाने में, जो सप्लाई चेन है उसमें जो भी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं हम उनको ओवरकम करें, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतर हो ताकि आसानी से बायोमास वहां तक पहुंच सके। फर्दर जो रेगुलेटरी इश्यूज आ रहे हैं कोयले के साथ बायोमास को को फायर करने का, उनको भी हम सही कर पाए। को फायरिंग में क्या होता है अभी हम समझेंगे। मिशन के इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी होगी जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी हैं वो इन्वॉल्व होंगे, और भी स्टेक होल्डर्स होंगे, जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की भी। इसके अलावा स्टीयरिंग कमेटी के अलावा एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होगी जिसे हेड किया जाएगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मेंबर के द्वारा। जो एनटीपीसी है वो लॉजिस्टिक और इंफ्रा का सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी इस पूरे मिशन के लिए। 5 साल का पूरा ड्यूरेशन होगा इस मिशन के लिए। ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो हमारा है उसमें भी मददगार साबित होगा। बायोमास को फायरिंग क्या होती है? देखिए, इसमें हम बायोमास को नेचुरल गैस और कोल के साथ जलाते हैं। इससे जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ है वो कम होता है एनर्जी जनरेशन में, और एमिशन भी कम होता है। और ऐसा करते वक्त जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती और हमें बहुत स्पेसिफिक इंफ्रा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। फ़ायदा क्या होता है? देखिए, प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो एनर्जी जनरेशन में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा। कोल के साथ अगर हम बायोमास को भी इकट्ठा जला रहे हैं तो इससे जो CO2 है उसे हम इफेक्टिवली रिड्यूस कर पाएंगे। एट द सेम टाइम जो SOx हैं, NOx हैं, जो अदर पोल्यूटेंट्स हैं, हम उन्हें भी एटमॉस्फेयर में कम कर पाएंगे। जो बायोमास की को फायरिंग होगी, इससे जो टोटल बॉयलर इफिशियंसी है, जो बॉयलर काम करता है थर्मल पावर प्लांट्स में, उसके इफेक्टिवनेस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और हम आसानी से जो इन्वायरमेंट है उसे थोड़ा बहुत साफ कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अभी एक ऑर्डर को स्टे कर दिया। मतलब साफ है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को हम चैलेंज कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। बात करते हैं एनक्लैट के बारे में। देखिए, इसे सेक्शन जो 410 है 2013 के कंपनीज एक्ट का, उसी के तहत बनाया गया था 2016 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन होते हैं जिनके लिए ज़रूरी है कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों। इसके अलावा 11 मेंबर होते हैं। इसमें जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स हम कुल मिला के बात कर रहे हैं। तो मेंबर्स जो चुने जाते हैं वो एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे चुने जाते हैं। अब जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कंपोजिशन क्या होता है? उसमें एक तो चीफ जस्टिस होते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं, या अपना वो कोई नॉमिनी भी भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मेंबर के तौर पे वहां जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो सेक्रेटरी होते हैं वो मेंबर होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मेंबर होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मेंबर होंगे। जो ट्रिब्यूनल है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो कोई भी अपील नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से जा रही है वो इसको हैंडल करें। इन तीनों ही बॉडीज की जो अपील्स हैं उन्हें सुना जा सकता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब जो इनका जजमेंट होगा उसे आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास और कुछ खास ऑप्शंस नहीं बचते हैं। जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि फर्दर 5 साल के लिए एडिशनली वो रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं। अगर हम NCLT की बात करें, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, जिनके ऑर्डर को अभी हाल ही में स्टे किया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? ये एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकती है, किसी भी अथॉरिटी से सबूत मांग सकती है जो कंसर्न है। इनके पास एडजुडिकेटिंग राइट्स होते हैं। जून 1, 2016 को इनको फॉर्म किया गया था कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत। जस्टिस इराडी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही जो NCLT है उसे बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल UN ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC के जो मेंबर्स हैं उन्होंने UN ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने एक प्रस्ताव रखा है
जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक परमानेंट कमीशन का गठन किया जाना चाहिए जो इजराइल, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जो भी ह्यूमन राइट के वायलेशंस हो रहे हैं उनको रिपोर्ट करे। अभी हमने देखा कि हमास और इजराइल दोनों आमने सामने थे और कई सारे देश इसी मुद्दे के ऊपर बट गए थे। इसी कॉन्टेक्स्ट को आधार बनाकर यह प्रस्ताव रखा गया है। बात करते हैं यूएनएचआरसी के बारे में। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, काम है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। बनाया कब गया था? 2006 में। किसने बनाया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। इसके पहले यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट हुआ करता था, तो जब ये बॉडी बन गई यूएनएचआरसी तो ये वाली खत्म हो गई। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, इसे खत्म कर दिया गया यूएनएचआरसी के द्वारा। इसमें एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, OHCHR। ये ह्यूमन राइट काउंसिल के सेक्रेटरीट के तौर पे वर्क करते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर्ड है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो यूएनएचआरसी में 47 मेंबर्स होते हैं। इन्हें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मेंबर्स में से ही चुना जाता है। इनका टर्म 3 साल का होता है। कोई भी कंट्री 2 बार से ज्यादा या दो टर्म से ज्यादा लगातार इसकी मेंबर नहीं हो सकती। यह भी ध्यान दिया जाता है कि सभी ज्योग्राफिकल रीजन इसमें रिप्रेजेंट हो जाएं। फंक्शंस की बात यह है कि ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास करते हैं। 193 जो देश हैं वहां पर ह्यूमन राइट की क्या सिचुएशन है उसका एक पीरियोडिक रिव्यू करते हैं, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, यानी कि UPR। यहां पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। UN ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में बनाई गई, 47 मेंबर्स हैं। मेकेदातु प्रोजेक्ट महानदी रिवर पे बनाया जा रहा है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किए जा सकते। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। सेशन की PDF कहाँ मिलेगी आपको पता है, टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आसान तरीका है, टेलीग्राम में जाके आप ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च कर लेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको दिख जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।